गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आरएनए के स्ट्रक्चर्स और टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे कि आरएनए के कितने प्रकार होते हैं और वो उनकी संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है, वो कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात कर रहे थे। आज जो हम आरएनए पढ़ेंगे वो है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए जिसे हम कहते हैं टीआरएनए, इन शॉर्ट हम इसको टीआरएनए कहते हैं। ये तीनों जो मेजर स्पीसीज़ है आरएनए मॉलिक्यूल की, राइबोसोमल और मैसेंजर और ट्रांसफ़र, उसमें सबसे छोटा आरएनए मॉलिक्यूल है। इसमें लगभग 74 से 95 74 to 95 न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है एज़ यूजुअल, जैसा मैंने आपको बताया। और ये वहाँ से फिर साइटोप्लाज्म में आता है। इसके जो प्रिकॉसिस मॉलिक्यूल है वहाँ से ये न्यूक्लियर प्रोसेसिंग के द्वारा सिंथेसाइज होता है। इसका फंक्शन जो है वो ये है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो है वहाँ पर अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र करता है। जो भी अमीनो एसिड चाहिए उसका स्थानांतरण करने का कार्य करता है। इस पर अटैच होकर वो अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस साइट तक पहुँचता है और इसी वजह से, इसके इस फंक्शन की वजह से इसका नाम है टीआरएनए। ये इजीली ट्रांसफ़र आरएनए या टीआरएनए, ये इजीली सॉल्युबल आरएनए है, आसानी से घुल जाता है और इसीलिए इसको एसआरएनए या सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। ये अडेप्टर आरएनए भी कहलाता है क्योंकि ये अपने ऊपर दे एक्ट एज ए अडेप्टर फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उनके लिए अमीनो एसिड को अपने साथ लेता है, अपने साथ बांधता है, इसलिए इसको हम अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। और जो भी ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड्स के लिए जो कोड मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा है स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को, उसको ये अपने साथ अडॉप्ट करता है, इसलिए इसको अडेप्टर आरएनए कहते हैं। लगभग 20 स्पीसीज ट्रांसफर आरएनए की पता है जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग है ईच ऑफ द 20 अमीनो एसिड रिक्वायर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जो 20-22 तरह के अमीनो एसिड हम जानते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, 20 या 22 तरह के, कुछ लोगों का मानना है 20 तरह के हैं, कुछ 20-22 तरह के मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन चेन का सिंथेसिस होता है। तो वो उतनी ही प्रकार के लगभग ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो हमें ज्ञात है। ये पूरे आरएनए का लगभग 10 से 15% बनाता है। टोटल आरएनए कंटेंट जो है उसका 10 से 15% जो है ट्रांसफ़र आरएनए हमारी बॉडी में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसा कि सारे आरएनए लीनियर मॉलिक्यूल है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसकी वो जो है वो एक्सटेंसिव इंट्रा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री दिखाती है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वैसे तो जो मैं कहना चाह रही हूँ लीनियर है, लेकिन बिकॉज ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब सॉल्यूशंस में मैंने कहा आपको कि ये सोल्यूबल आरएनए है, तो सॉल्यूशंस में ये सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और टर्शरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अज्यूम कर लेता है। तो वो जो है वो इसकी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो इसकी लीनियर मॉलिक्यूल की तरह हो गई, और जब इससे आके अमीनो एसिड जुड़ जाता है, एक और बात जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, तो उस स्थिति में हम इसको चार्ज्ड आरएनए कहते हैं कि ये अब इसके साथ अमीनो एसिड अटैच हो गया है, तो ये चार्ज्ड आरएनए कहलाता है। खैर, आज हम इसकी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जो है इसमें इंटरनल बेस पेयरिंग हो जाती है और ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ले लेता है, वो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती है। और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कौन सी है, क्लोवर लीफ मॉडल ले लेता है। ये क्या है, क्लोव लीफ की तरह नजर आता है, तो उसको हम इसका क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, जो कि इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और ये स्टेबलाइज होती है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस एंड उसके हिसाब से इसके कॉन्सिस्टेंट फीचर्स होते हैं। रॉबर्ट हॉली ने इस मॉडल को दिया था। उन्होंने यीस्ट सेल का मैसेंजर आरएनए स्टडी किया था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर दी थी, जिसको हम इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर या क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, जो कि सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सॉल्यूशंस में बन रही है। ये जो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मैं एक बार आपको पहले इसका डायग्राम दिखाती हूँ, देन हम इसको स्टडी करेंगे। ये देखिए आप, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए की। ये क्लोव की लीफ की तरह नज़र आता है। एक तरफ जो है इसका 3 एंड है, दूसरी तरफ इसका 5 एंड है, और 3 एंड पर जो है कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो एसिड अटैच टू 3H ग्रुप ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऑफ द एक्सेप्टर आर्म एंड द ओंटिकोडन आर्म बेस पेयर विद द कोडोन प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। ये खैर हम जैसे अभी इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसको एक बार इस स्ट्रक्चर को देखिए कि किस प्रकार से ये क्लोवर लीफ मॉडल जो है वो नज़र आता है, क्लोव की लीफ की तरह ये मॉडल नज़र आता है। तो आपने अभी जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो हमें ये यहाँ दिखाई दे रहा है
कि ये जो है इसमें 5 मेन आर्म्स या लूप्स हमें नज़र आ रही है। जो क्लोवर लूप स्ट्रक्चर है इसमें 5 मेन आर्म्स या लूप्स नज़र आ रही है। कौन कौन सी? असेप्टर आर्म, एंटीकोडोन आर्म, DHU आर्म, TCUC आर्म, स्यू बोलते हैं इसको, सूडोइरिडीन का परिचायक है, सूडोइरिडीन को शो करता है। TCUC आर्म एंड एक्स्ट्रा आर्म। तो 5 आर्म्स हुई, असेप्टर आर्म, एंटीकोडोन आर्म, DHU आर्म, TCUC आर्म एंड एक्स्ट्रा आर्म। कैसे हुई? अब आप फिर एक बार वापस डायग्राम देखिए किस तरह से आपको इसमें 5 आर्म दिखाई दे रही है। एक ऊपर रेड कलर से शो कर रखी है, 2 जिसका पर्पल लूप है और बीच में स्टेम है, नीचे एक ग्रीन कलर की है और एक साइड में येलो कलर की है। तो ये कुल मिला के 5 जो है वो आपकी आर्म्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। जो फर्स्ट वन है ये असेप्टर आर्म कहलाती है, ऊपर वाली जो है वो असेप्टर आर्म कहलाती है। फिर उसके बाद सबसे नीचे वाली ग्रीन वाली जो है वो एंटीकोडोन आर्म है और जो येलो कलर की है वो एक्स्ट्रा आर्म है और बीच में जो 2 बच गई है उनमें से एक है TCUC आर्म और दूसरी कहलाती है DHU आर्म। तो अब हम इनको एक एक को देखेंगे कि किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहली आर्म है असेप्टर आर्म, जो आपको ऊपर दिखाई दे रही थी। ये असेप्टर आर्म के 3 एंड पे इसका एक अपना मतलब 3 एंड होता है और इसके 3 एंड पे एक एक्स्ट्रा CCA लगा हुआ रहता है, मतलब साइटोसिन एंड एडिनिन। द एंड सीक्वेंस जो है साइटोसिन और एडिनिन की होती है, जो अनपेयर्ड होती है, मतलब एक लंबा सिरा होता है, CCA का लंबा सिरा होता है। अदरवाइज इसमें 7 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब 7 बेसेस हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर लेते हैं और इसीलिए ये एक स्टेम की तरह नज़र आती है। और इसके 3 एंड पर CCA एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है। CCA अटैचमेंट जो है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में वो CCA नहीं बना था बल्कि बाद में वो मीडियम से आके जुड़ जाता है। DNA पे वैसी कोई सीक्वेंस नहीं थी बल्कि वो मीडियम से आके जुड़ जाता है। ये जो साइट है, ये जो आर्म है, ये अमीनो एसिड से बाइंड होती है और इसीलिए इसको अमीनो एसाइल साइट भी कहते हैं, अमीनो एसाइल अटैचमेंट साइट भी कहते हैं। और अब ये अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA कहना लग जाता है जब इससे जुड़ जाता है, इसीलिए इसको असेप्टर आर्म भी कहते हैं क्योंकि ये अमीनो एसिड से अपने आप को जोड़ती है, या फिर हम इसको अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं। और इसमें 7 बेस पेयर्स हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम दिखा रही हूँ, ऊपर देखिए आप, 7 बेस पेयर्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से बाइंड हुए हुए हैं और उसके बाद जो है CCA एक एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लगा हुआ है और इसका 5वां सिरा जो है वो हमेशा G से एंड होता है, उस पर G पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर CCA प्रेजेंट है तो ये एक्टिव ट्रांसफर RNA कहलाता है और CCA अगर एब्सेंट है, मतलब एक्स्ट्रा CCA नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये इनएक्टिव ट्रांसफर RNA कहलाता है। अब हम इसकी नेक्स्ट साइड की बात करते हैं असेप्टर आर्म के बाद, विच इज़ एंटीकोडोन आर्म। जो सबसे नीचे वाली है, आप देखिए ग्रीन वाली जो साइट है, ये कहलाती है एंटीकोडोन आर्म। ये अपोजिट होती है असेप्टर आर्म के और ये इसमें 5 बेस पेयर्स की तो स्टेम बना हुआ है और उसके बाद 7 बेस पेयर्स इसमें मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं है, इसलिए वो एक लूप की तरह का फॉर्म कर देते हैं। क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं है तो जो 5 हैं वो तो कॉम्प्लीमेंट है, तो वो आपस में जुड़ गए हैं और तो उन्होंने तो स्टेम बना दिया है, और जो अनपेयर्ड हैं उन्होंने एक लूप बना दिया है। वो आपको इसमें स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। 5 बेस पेयर्स का बना हुआ स्टेम है, इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग उनमें हो गई है और उसके बाद 7 अनपेयर्ड बेसिस का बना हुआ एक लूप यहाँ पे प्रेजेंट है। इस लूप में सबसे नीचे वाले जो 3 हैं, जो उनको कोडोन लिखा हुआ है डायग्राम में, दे आर एंटीकोडोन ट्रिपलेट। ये एंटीकोडोन ट्रिपलेट है, इसको हम एंटीकोडोन स्टेम भी कहते हैं या हम इसको कोडोन रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, क्योंकि ये कोडोन को पहचानने का काम करती है। ये मैसेंजर RNA पे जो कोडोन है उसके जो है अपोजिट या उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे पेयरिंग होती है। यहाँ आपको मैसेंजर RNA भी दिखाया हुआ है। मान लीजिए मैसेंजर RNA पे GCC सीक्वेंस है जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है, तो एंटीकोडोन पे CGG सीक्वेंस आएगी। तो ये डिटरमाइंड सीक्वेंस है कि मैसेंजर RNA पे क्या मैसेज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो एंटीकोडोन ट्रिपलेट पाया जाता है। मतलब मैसेंजर RNA को कोडोन बोलते हैं, मैसेंजर RNA की सीक्वेंस को, और इसको एंटीकोडोन बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये कोडोन रिकॉग्निशन साइट या एंटीकोडोन स्टेम भी कहलाता है। तो ये जो है यहाँ पर ये 3 फिक्स बेस सीक्वेंस है जो कि पाई जाती है लूप में, और इनके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड के लिए मैसेज आता है, इनके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड का अटैचमेंट होता है। जो यहाँ पर एंटीकोडोन है उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर RNA पे मैसेज आते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका 5 एंड है
उसकी तरफ वाला जो बेस है, 5 एंड की तरफ वाला जो लास्ट वाला बेस है वो वोबल बेस होता है। वोबल नामक एक साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दी थी और इसलिए उनके ऑनर में हम इसको वोबल बेस कहते हैं। उनकी हाइपोथेसिस क्या थी? उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जो ये तीसरा बेस है, 5 एंड की तरफ वाला जो बेस है, ट्रांसफ़र आरएनए में वो 5 एंड की तरफ वाला बेस है और मैसेंजर आरएनए में वो ओबे से 3 एंड की तरफ वाला बेस हो जाता है। तो ये जो बेस है मतलब इसका प्रथम और मैसेंजर आरएनए का थर्ड बेस, जो 3-3 का ट्रिपलेट हम यहाँ काउंट कर रहे हैं कोडोन के लिए, और उसमें जो है इसका फर्स्ट बेस और मैसेंजर आरएनए का थर्ड बेस वो अमीनो एसिड रिकग्निशन के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना कि पहले वाले 2 बेसेस होते हैं। मतलब वो तीसरा बेस अगर बदल भी जाए तो भी वो उसी अमीनो एसिड के लिए कोड का काम करता है जिसमें कि वो पहले वाले 2 अगर सिमिलर लगे हुए हो। मान लीजिए CUG सीक्वेंस है, तो CU जिसके लिए कोड का काम करेंगे वो CUG मतलब जिसके लिए कोड का काम करेगा, अगर CUCB है तो भी उसी के लिए कोड का काम करेगा, CUA है तो भी उसी के लिए कोड का काम करेगा। इस प्रकार की डीजेनरेसी कोडोन में देखी गई है और इसको आइडेंटिफाई करने का काम किया था वोबल ने, तो उनके ऑनर में हम इसको वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इस डीजेनरेसी का कारण क्या है कि यहाँ पर जो है जो ये 5th कार्बन है, ये 5th जो बेस है ये एक्चुअली मॉडिफाइड बेस होता है। यहाँ पे आइनोसिन नाम का बेस लगा हुआ रहता है, आइनोसिन, जो कि एक मॉडिफाइड बेस है। मतलब नॉर्मल बेस नहीं है, हम जानते हैं नॉर्मल बेस तो 4 ही हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल। ट्रांसफर आरएनए के केस में, आरएनए के केस में यूरेसिल। लेकिन वो एक मॉडिफाइड बेस है जिसकी संरचना इन बेसिस से रिजम्बल करती है पर वो टोटली इनसे डिफरेंट होता है। तो वो आइनोसिन लगा हुआ होता है और आइनोसिन की प्रॉपर्टी क्या है कि आप अगर यहाँ C है तो वो ऑब्वियस है G से ही बाइंडिंग करेगा, A है तो वो U से ही बाइंडिंग करेगा और अगर वाइस वर्सा U है तो A से और G है तो C से। लेकिन उस आइनोसिन की क्या कैपेबिलिटी कह लीजिए, उस आइनोसिन का करेक्टर कह लीजिए कि वो यहाँ सॉल्यूशन में जो भी बेस उसको सबसे पहले अवेलेबल हो जाता है उसी के साथ बॉन्डिंग दिखा देता है। तो उस आइनोसिन के कारण जो कि फर्स्ट बेस है उसके कारण जो मैसेंजर आरएनए का थर्ड बेस है वो कोई सा भी हो सकता है क्योंकि वो किसी से भी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग दिखा देता है और इसीलिए फिर उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। इस चीज़ को मैं मेरे जेनेटिक कोड के चैप्टर में भी फिर से रिपीट करूंगी, पर आप इस बात को वोबल हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश कीजिए कि जो पहला ट्रांसफर आरएनए का जो पहला एंटीकोडोन ट्रिपलेट का जो पहला कोड बेस है वो क्योंकि मॉडिफाइड बेस है, आइनोसिन है, तो वो किसी भी बेस के साथ पेयरिंग कर सकता है। इसलिए मैसेंजर आरएनए के थर्ड बेस की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। तीसरा बेस बदल भी जाए तो भी उसी अमीनो एसिड के लिए कोड का काम किया जाता है जो कि पहले 2 में सिमिलर बेस लगा हुआ है। तो ये कहलाती है इसकी एंटीकोडोन स्टेम या कोडोन रिकॉग्निशन साइट, जो कि स्टेम और लूप के रूप में है। अब हम बात करें नेक्स्ट इसकी साइट की या नेक्स्ट इसके स्टेम की, तो एक्सेप्टर आर्म हम बात कर चुके हैं, एंटीकोडोन आर्म मैंने आपको बता दी है। एंड नेक्स्ट है DHU आर्म। DHU आर्म में 3 से 4 तो बेस पेयर्स होते हैं और उसके बाद 11 से 12 लगभग जो है वो अनपेयर्ड बेसिस होते हैं। तो अगेन वो स्टेम लूप स्ट्रक्चर है, 3 से 4 बेस पेयर्स का स्टेम बना हुआ है और 11 से 12 अनपेयर्ड बेसिस का लूप बना हुआ है। ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस जो एंजाइम है उसको पहचानने का काम करती है, तो इसलिए इसको भी डी आर्म तो इसलिए कहते हैं, अभी बताती हूँ डी आर्म क्यों कहते हैं, पहले इसको सिंथेसिस रिकॉग्निशन साइट कहते हैं और साथ ही हम इसको DHU आर्म भी कहते हैं। DHU आर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक बेस लगा हुआ होता है जिसका नाम है डाईहाइड्रोयूरिडीन, DHU, डाईहाइड्रोयूरिडीन। मैं आपको यहाँ बार बार अलग अलग बेसिस के नाम बता रही हूँ, दे आर मॉडिफाइड बेसिस। ये वो बेसिस हैं जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर से उनसे रिजम्बलिंग दिखाते हैं लेकिन वो नॉर्मल बेस नहीं है। तो इस पर क्या है कि DHU बेस बहुत पाया जाता है, डाईहाइड्रोयूरिडीन नाम का बेस पाया जाता है, इसलिए हम इसको DHU आर्म कहते हैं। वो आपको यहाँ पे इसमें दिखाई दे रही है। ये जो इसका 5 एंड है उसकी तरफ, मतलब एंटीकोडोन ट्रिपलेट से ऊपर की तरफ जब हम चलेंगे तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है और इसमें D क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए हम इसको DHU आर्म कहते हैं। और ये जो सिंथेटेज है, एंजाइम है, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, इसलिए सिंथेटेज रिकॉग्निशन साइट भी कहलाती है। इसके बाद जो है लास्ट है वो है चौथी है, दिस इज TCUC आर्म। दिस इज अपोजिट टू DHU आर्म, उसके सामने की तरफ है और इसमें सूडोयूरिडीन पाया जाता है, सो इट इज नेम्ड एज TCUC। SU इज फॉर सूडोयूरिडीन। T भी आप देखिए, मॉडिफाइड सूडोयूरिडीन इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड बेस
और टी भी यहाँ पे मॉडिफाइड बेस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि ये डीएनए नहीं है तो इसमें थायमिन नहीं होना चाहिए। आरएनए में अगर थायमिन पाया जा रहा है तो वो ऑब्वियस है कि वो आरएनए का थायमिन है, मतलब मॉडिफाइड बेस है, यूरेसिल में मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो इसलिए ये राइबोथाइमिडीन है और ये भी यहाँ पे मॉडिफाइड बेस की तरह ही काम करता है। ये क्या करती है, टीसूसियाम क्या करती है, राइबोसोम से अटैच होती है, राइबोसोम से जाके बाइंड होती है, इसलिए हम इसको राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। ये राइबोसोम को आइडेंटिफाई करती है, ये राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट भी कहलाती है। अब एक नेक्स्ट और लास्ट आर्म बचती है विच इज़ एक्स्ट्रा आर्म और द वेरिएबल आर्म, जो आपको यहाँ डायग्राम में एक छोटी पीले कलर की आर्म के रूप में नजर आ रही है। ये कहलाती है एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल आर्म। 75% ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स में इस प्रकार की एक छोटी शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म पाई जाती है। ये 3 से 5 बेस पेयर्स की अगर बनी हुई हो, छोटी हो, तो आरएनए कहलाता है क्लास 1, मतलब ट्रांसफर आरएनए कहलाता है क्लास 1 ट्रांसफर आरएनए। और अगर ये बड़ी हो, 13 से 21 बेस पेयर्स की बनी हुई हो, लंबी एक्स्ट्रा आर्म हो, तो आरएनए कहलाता है क्लास 2 एक्स्ट्रा ट्रांसफर आरएनए। दैट मीन्स ट्रांसफर आरएनए 2 प्रकार के हैं, क्लास 1 और क्लास 2, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा आर्म की वो कितनी बड़ी है। और ज़्यादातर आरएनए जो हैं वो बिलोंगिंग टू क्लास 1, वो क्लास 1 से बिलोंग करते हैं, मतलब उनसे 3 से 5 बेस पेयर्स की बनी हुई ये एक्स्ट्रा आर्म जो है ये पाई जाती है। तो ये जो है ये क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है, जो कि रॉबर्ट हॉली के लिए द्वारा दिया गया, और ये ट्रांसफर आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर की नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। थैंक यू।